गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं शुएब आलम। आज मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 10th के जो आरबीएससी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के जो स्टूडेंट इस साल बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, यानी जिनका पेपर पोस्टपोन हुआ हुआ है, तो उनका एग्ज़ाम होना बाकी है अभी 10th का। तो उसमें मैं आपको एक सीरीज चला रखी है मैंने, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आज कराने वाला हूँ। क्वेश्चंस दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी होंगे, आंसर भी दोनों लैंग्वेज में होंगे। तो जो हिंदी वाला है वो हिंदी को फोकस कर सकता है, जो इंग्लिश वाला स्टूडेंट है वो इंग्लिश को फोकस कर सकता है। तो चलते हैं स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने लिखा हुआ है, लयबद्ध क्रम से 19, 20, 21 गिनने में कितना समय लगेगा। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आपका सबसे लास्ट का जो चैप्टर है रोड सेफ्टी यानी सड़क सुरक्षा, उससे क्वेश्चंस लिया हुआ है ये। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू काउंट 19, 20, 21 इन रिदमिक ऑर्डर, यानी किसी भी संख्या को, दो तीन संख्या हो, उसमें जरूरी नहीं 19, 20, 21 हो, 30, 31, 32 भी हो सकता है और 40, 41, 42 भी हो सकता है। यानी तीन कंटिन्यू संख्या को गिनने के लिए हमें कितना समय लगता है, तो इसका आंसर होता है 1 सेकंड। 1 सेकंड में हम इसको ऐसे काउंट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 सेकंड इसका क्या होगा, आंसर होगा। 1 सेकंड में हम किन्हीं भी लयबद्ध नंबरों को काउंट कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका जो चैप्टर है बिंदुपथ, या इंग्लिश में बोलते हैं लोकस, ये उससे रिलेटेड है। त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्वि भाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु का नाम लिखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द आइसोसेलिस ऑफ द थ्री एंगल ऑफ द ट्राइंगल। इसके अंदर जो है स्टूडेंट, 4 तरह के पॉइंट होते हैं। हमेशा आपके 4 तरह के पॉइंट होते हैं। इसमें आपका एक पूछा है, बाकी 3 भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आ सकते हैं। कैसे, पहले मैं इसका आंसर बताता हूं कि किसी भी त्रिभुज के यानी किसी भी ट्राइंगल में, आपको बताया ट्राइंगल के अंदर 3 ही साइड होती है, 3 ही भुजा होती हैं और 3 ही कोण होते हैं, यानी 3 ही एंगल होते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है, यदि आप किसी भी ट्राइंगल के, त्रिभुज के तीनों कोणों का, तीनों एंगल का यदि आप समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित का मतलब एक ऐसी लाइन जो इस कोण को बीच में से काटती हुई जाए, ये और ये कोण बराबर, एक ऐसी लाइन जो तीनों कोणों को, जो जो इस वाले कोणों को बीच में से काट के जाए, इसे बोलते हैं हम, कैसे, कौन सी लाइन होती है, समद्विभाजित लाइन होती है, जो कोण को समद्विभाजित करती है, यानी कोण को 2 बराबर भाग में बांटती हुई बीच में से निकल के जाती है। ऐसे ही एक ये वाला जो कोण है, ये वाला जो एंगल है, इसका भी हम क्या करते हैं, समद्विभाजित, यानी इसको भी बीच में से काट के जाने हुई वाली लाइन होगी। ये जो जो दोनों की तीनों लाइनें, कोण को काटती हुई जाती हुई तीनों लाइनें जिस पॉइंट पे जाके मिलती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट का नाम होता है अंत्य केंद्र। उस पॉइंट का नाम क्या होता है स्टूडेंट, अंत्य केंद्र, या इंग्लिश में इन सेंटर, या इंग्लिश में क्या होता है, इन सेंटर। तो याद रखना, किसी भी त्रिभुज के अंदर, किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल यानी तीनों कोणों को समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट करने वाली लाइन, तीनों जहां पर मिलती हैं, तीनों जहां पर आपस में मीट होती हैं, उस पॉइंट को हम अंत्य केंद्र या इन सेंटर बोलते हैं। ये क्वेश्चन लोकस में आता ही आता है। दूसरा और क्या आ सकता है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, किसी भी ट्राइंगल के अंदर, किसी भी ट्राइंगल के अंदर, किसी भी त्रिभुज के अंदर तीनों साइड को समद्विभाजित यानी तीनों साइड को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होती है, यानी सपोज करो ये ट्राइंगल है ए बी और ये ट्राइंगल है सी, हमने सपोज करा बी सी का समद्विभाजित, यानी बी सी को बीच में से काट के जाने वाली लाइन कौन सी है, ये है,
यानी ये लाइन और ये लाइन बराबर होगी, राइट। और ए बी लाइन को या ए बी रेखा को समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन है, सपोज करो वो ये है, जो ये वाली और ये वाली क्या होगी, बराबर होगी, राइट। सपोज करो एसी जो लाइन है या एसी जो रेखा है, इसको समद्विभाजित करने वाली जो लाइन है वो सपोज करो ये है। ये तीनों लाइन बाइसेक्टर, इसे क्या बोलते हैं हम, लाइन बाइसेक्टर या रेखाओं के भाजक। तो ये रेखाओं की तीनों समद्विभाजक जिस पॉइंट पे जाके मिलते हैं, यानी लाइन बाइसेक्टर, तीनों लाइनों के लाइन बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे जाकर मिलते हैं उसे बोलते हैं हम परिकेंद्र। उसका नाम होता है परिकेंद्र, या उसका नाम होता है इंग्लिश में सरकम सेंटर। इंग्लिश में बोलते हैं हम सरकम सेंटर, इंग्लिश में होता है सरकम सेंटर और हिंदी में होता है परिकेंद्र। एक क्वेश्चन इसके अंदर आया था, क्या आया था कि एक ऐसा बिंदु, इसमें एक क्वेश्चन आया था, पिछले साल आया या उससे पिछले साल, इसमें आया था कि एक ऐसा बिंदु या एक ऐसा पॉइंट बताओ जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर या बराबर डिस्टेंस पे होता है। तो वो कौन सा पॉइंट होता है, वो होता है सिर्फ अंत्य केंद्र, क्योंकि इसको और इसको रेडियस मान करके एक ऐसा सर्किल, एक ऐसा वृत्त घुमाना संभव है जो तीनों रेखाओं से, तीनों लाइनों से टच करके यानी स्पर्श करके जाता है। ये एक क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि किसी भी त्रिभुज के में वह पॉइंट बताओ जो तीनों रेखाओं से समान यानी सेम डिस्टेंस पर होता है, समान दूरी पर होता है। तो इसका आंसर भी था अंत्य केंद्र। एक और था, मैंने बता दिया आपको परिकेंद्र, जो लाइन को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन है, तीनों आपस में जहां पर मिलती हैं उसे बोलते हैं परिकेंद्र या सरकम सेंटर। तीनों रेखाओं को समद्विभाजित करने वाली जो लाइनें हैं वो जिस पॉइंट पे मिलती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं परिकेंद्र या सरकम सेंटर। अब तीसरा इंपोर्टेंट है, मैंने बनाया एक त्रिभुज ए बी और सी। मैंने इसके ये क्या कहलाते हैं, उसके किसी भी त्रिभुज ट्रायंगल के क्या कहलाता है, शीर्ष। क्या कहलाता है, शीर्ष या इंग्लिश में वर्टेक्स। तो हमने इस वाले शीर्ष से सामने वाली लाइन पर एक मीडियन यानी माध्यिका आपने पढ़ी होगी अपने सिलेबस में, लोकस में। ये मीडियन यानी माध्यिका। मैंने इस वाले शीट से सामने वाली लाइन पर एक माध्यिका यानी एक मीडियन ड्रॉ करी। मीडियन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि मीडियन जिस पॉइंट से होकर जाती है और जिस साइड पे जाकर मिलती है वो इसका क्या होता है, मिड पॉइंट। यानी ये पॉइंट इन दोनों रेखाओं, इस रेखा को दो बराबर भाग में डिवाइड कर देता है। ये वाला पॉइंट, ये वाला बिंदु इस पूरी रेखा को दो बराबर भाग में क्या कर देता है, दो बराबर भाग में तोड़ देता है, ये मान के चलो। अब मैं इस वाले पॉइंट बी पॉइंट से यानी बी वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे मैं क्या ड्रॉ करूंगा, एक माध्यिका यानी मीडियन। मैंने ये ड्रॉ करा तो ये दोनों लाइन कैसी होंगी, ये वाली और ये वाली दोनों बराबर होगी। मैंने इस वाले पॉइंट से सामने वाली लाइन पे एक और माध्यिका मैंने ड्रॉ करी, एक और माध्यिका मैंने खींची यानी मीडियन मैंने खींचा। तो मीडियन में तो तीनों मीडियन जहां पर मिलते हैं जाके, किसी भी त्रिभुज में तीनों मीडियन जहां पर मिलते हैं जाके उसे बोलते हैं हम सेंट्रोइड या ग्रेविटी सेंटर, और हिंदी में बोलते हैं इसे केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। तो माध्यम यानी मीडियन में तीनों वर्टेक्स यानी तीनों शीर्ष से सामने वाली साइड यानी सामने वाली रेखा पर खींची हुई तीनों जो मीडियन होती है वे जिस पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को
इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद करती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोइड या ग्रेविटी सेंटर, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं जिस पॉइंट पर आके मिलती हैं उस पॉइंट का लोकस बताओ। राइट, तो उसका लोकस होगा सेंट्रोइड, ग्रेविटी सेंटर, केंद्रक हिंदी में, या गुरुत्व केंद्र। तीसरा पॉइंट था ये। और चौथा पॉइंट क्या हो सकता है? चौथा पॉइंट हो सकता है स्टूडेंट, मान लो ये त्रिभुज बनाया मैंने ए बी सी, मैंने है ना इस वाले वर्टेक्स से, इस वाले शीट से सामने वाली रेखा पर, सामने वाली साइड पर मैंने एक लंब यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर या हिंदी में लंब और इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, मैंने इस वाले वर्टेक्स से, इस वाले शीट से सामने वाली रेखा यानी सामने वाली लाइन पर एक लंब क्या करा, खींचा या ड्रॉ किया। अब की बार मैंने इस वाले वर्टेक्स, इस वाले शीट से सामने वाली रेखा पर एक लंब खींचा। लंब यानी जिस रेखा पर जाके मिलता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। माध्यिका में जरूरी नहीं है कि ये एंगल 90 डिग्री का होता है, लेकिन लंब में जरूरी होता है कि लंब जिस सामने वाले भुजा पे जाके मिलता है वो उस वाली भुजा से, उस वाली साइड से 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये लंब की खास बात होती है परपेंडिकुलर की। मैंने इस वाले वर्टेक्स से, इस वाले शीट से सामने वाली रेखा पर, सामने वाली अपोजिट साइड पर एक और लंब ड्रॉ किया, और ये लंब तीनों जिस बिंदु पर जाकर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम ऑर्थो सेंटर। उससे क्या बोलते हैं हम? ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी त्रिभुज के अंदर तीनों लंब केंद्र जिस पॉइंट पर जाके मिलते हैं उस पॉइंट का लोकस बताइए। तो उस पॉइंट का लोकस होगा लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर। तो ये चारों पॉइंट बताए मैंने आपको, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ग्रेविटी सेंटर या ऑर्थो सेंटर, और हिंदी में अंत्य केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, और चौथा क्या बताया मैंने आपको, लंब केंद्र। ये चारों आपको इंपोर्टेंट है, याद रखने हैं। ये आपका 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आ जाता है लोकस में से। तो इस क्वेश्चन पे आधारित मैंने आपको जो समझो 4 क्वेश्चंस और करा दिए, तो आप इसको जो है ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पासे को आपके चैप्टर में, बुक में चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, उसमें से यानी प्रायिकता में से लिया हुआ एक क्वेश्चन है। एक डाइस है, उस डाइस को एक बार फेंका गया, तो आप जब किसी डाइस को एक बार फेंकते हो तो उस पे एक बार में एक ही नंबर आता है। राइट, वो कौन सा नंबर आता है उसके बारे में हम नहीं कह सकते। हाँ, इतना जरूर बता सकते हैं हम कि वो जो नंबर आएगा वो इनमें से ही कोई सा एक नंबर होगा, क्योंकि डाइस में 1 से 6 तक नंबर लिखे होते हैं। तो आपको जब एक डाइस आप ऐसे थ्रो करते हो, एक डाइस को फेंकते हो, एक पासे को आप फेंकते हो, तो उसमें एक ही नंबर आएगा। वो कौन सा नंबर आएगा वो हमको नहीं पता, लेकिन हाँ हमको इतना पता होता है कि वो नंबर इन्हीं नंबरों में से कोई एक नंबर होगा। राइट, तो कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अभाज्य संख्या, once a dice is thrown, find the probability of find the prime number। अब प्राइम नंबर क्या होता है स्टूडेंट, ये मैंने आपको बताया था और आपको पता भी होना चाहिए। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो खुद अपने आप से ही डिवाइड होते हैं 1 से, या खुद अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, भाग होते हैं। उन नंबर को हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ऐसी ये संख्याएं बहुत दूर तक चली जाती है। इनमें से आप गौर करो, ये सारी संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो किसी के भी पहाड़े में, किसी के भी टेबल में नहीं आती, ये खुद अपने टेबल में आती हैं। तो इन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं। तो किसी भी एक डाइस को फेंका जाता है तो उसपे प्राइम नंबर आने की प्रायिकता प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य
संख्या या प्रोबेबिलिटी किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें हम? प्राइम नंबर आने की, प्राइम नंबर। तो ऊपर तो क्या लिखता है स्टूडेंट? ऊपर क्या लिखता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे लिखता है टोटल आउटकम्स। ये तो होता है इंग्लिश में फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे आता है टोटल आउटकम्स। और हिंदी में होता है आपके विपक्ष की संख्या है ऊपर और नीचे टोटल संख्या है। हमेशा ध्यान रखना प्रायिकता में यानी प्रोबेबिलिटी में आपको नीचे जो है हमेशा टोटल नंबर रखने होते हैं, टोटल, कुल। आप ये बताओ, जब एक पासों को मैं फेंकता हूं तो उसमें कितने नंबर आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। इन 6 में से कोई सा एक नंबर आएगा। है नंबर कितने? टोटल 6। तो नीचे तो टोटल नंबर आते हैं हमेशा, तो इन 6 में से कोई सा एक नंबर आएगा। अब वो कौन सा नंबर आएगा? वो कह रहा है अभाज्य संख्या होनी चाहिए। उसकी क्या कंडीशन है? अभाज्य संख्या है। अब 1 से लेकर 6 तक में अभाज्य संख्या कौन कौन होती है? 2 3 और 5। ये 3 संख्या होती हैं जो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हमारे फेवर की कितनी संख्या है? 1 2 3। अभाज्य संख्या कितनी है? 3। तो ऊपर आती है हमारे फेवर की संख्याएं और नीचे आती है टोटल संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं कितनी होती है स्टूडेंट? 1 से 6 में 3, 2 3 और 5। याद रखना हमेशा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो 1/2 इज आंसर या उत्तर। तो ये आपका ध्यान रखना। प्रायिकता का इस तरह का सवाल बहुत बार आता है कि एक पासे को फेंका जाता है तो सम संख्याएं यानी इवन नंबर आने की प्रायिकता ज्ञात करो। फिर हमको इवन नंबर लेना होगा। इवन नंबर वे होते हैं जो दो से डिवाइड हो जाते हैं या 2 के पहाड़े में आते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, एक पासे को फेंका जाता है तो उस पर ओड नंबर यानी विषम संख्याएं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। विषम संख्या वो होती है जो 2 से नहीं कटती, जो 2 के टेबल में नहीं आती, जैसे 1 3 5। राइट, तो 3 क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं। इसी क्वेश्चन पे बेस 3 क्वेश्चन मैं आपको बना दिए। तो आप अगर इस तरह से रिलेटेड और क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर सकते हैं। तो ये तो 3 क्वेश्चन थे। अभी हम कुछ और क्वेश्चन और करेंगे। तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको कितने ही क्वेश्चन करा दूं जिससे आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन भी कवर हो जाए। अब क्वेश्चन है हमें जो है सोल्व द इक्वेशन। समीकरण क्या है हमारे पास? समीकरण है स्टूडेंट हमारे पास। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैदिक मैथ का है। इज इक्वल टू 9x + 10 को हल करो। और इंग्लिश मीडियम वाले सोल्व द इक्वेशन कौन है? यही है इक्वेशन, दोनों में इक्वेशन यही है। आप लोगों ने ये पढ़ा है क्वेश्चन, ये 1.4 एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है जिसमें ऊपर लिखा हुआ था कि सूत्र परावर्त्य योज्य द्वारा हल करो। तो उसमें मैंने आपको कराया था ये कि इसमें समीकरण को कैसे सोल्व करना है। तो समीकरण कितनी है? 13x - 14 = 9x + 10। ये आपका 1 मार्क्स या 2 नंबर का आ सकता है एग्जाम में। तो इसकी किससे तुलना करते हैं हम? ax + b = cx + d से तुलना करने पर, या कंपेयरिंग, इंग्लिश वाले कंपेयरिंग। तो यहाँ पर a कितना है? a होता है जो x में गुणा कर रहा है, तो a बराबर तो 13 है। और b कौन है यहाँ पर? देखो b ये होता है लेकिन यहाँ प्लस होता है, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस सहित लेते हैं। और c कौन है? जो यहाँ पर रखा होता है x के पास में 9 रखा है। और d कौन है? जो यहाँ रखा होता है, प्लस का है तो प्लस का ही लेंगे। तो फॉर्मूला क्या था सोल्व करने का? x बराबर a b c d माइनस माइनस, ये था फॉर्मूला। तो d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू है 10 माइनस सूत्र वाला, फॉर्मूले वाला। b कितना है? b खुद माइनस के 14 है। बहुत से बच्चे यहाँ मिस्टेक करते थे कि माइनस तो लगा हुआ है बस 14 लिखो। नहीं, ये माइनस सूत्र वाला है और ये माइनस
बी का है तो ये अंदर जाएगा। ए कितना है 13 यानी 13 माइनस सी कितना है 9 यानी 9, तो ये कितना आ जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस 14 और नीचे कितना आएगा 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 और 14 24/4, 4 छिंग 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आंसर। और इसी पे बेस आप और भी क्वेश्चन अगर आ जाता है इस तरह की इक्वेशन में तो आप इसे इस तरह सोल्व कर लेना। ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी, इस फॉर्म में अगर आपको इक्वेशन आती है तो आप इस तरीके से सोल्व करोगे, जिसका हल यानी सॉल्यूशन क्या होता है ये होता है, अगर आपको याद है तो राइट स्टूडेंट, तो ये था आपका वैदिक मैथ से। मैं आपको पहले 1 नंबर के क्वेश्चंस या 2 नंबर के क्वेश्चंस को कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं, फिर थोड़ा हम चलेंगे आगे। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 5वां क्वेश्चन है, सोल्व बाय ग्राफिकल मेथड। 3 या 4 मार्क्स में आ सकता है, यानी इसे क्या बोलते हैं हिंदी में कैसे लिखूंगा मैं इसे, आलेखित विधि, आलेख्य विधि से हल करो, आलेख्य विधि से हल करो, ये क्वेश्चन है। और इसकी समीकरण क्या है, समीकरण है इसकी स्टूडेंट x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12, ये है इसकी दो इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। और इसमें एक इक्वेशन और है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू a, एक इक्वेशन ये भी है इसमें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ये 4 मार्क्स का आपका, ये 4 नंबर का आ जाएगा। तो देखो हमें इसमें ग्राफ विधि से क्वेश्चन को सोल्व भी करना है और इसमें a की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है यानी बतानी है। तो a की वैल्यू हम जब तक नहीं बता सकते जब तक हमें x और y की वैल्यू ना पता लग जाए, यानी x और y के मान ना पता लग जाए। तो सबसे पहले हम इन्हें सोल्व करेंगे, हल करेंगे ग्राफ की विधि से। आपको एग्जाम में ग्राफ मिलेगा और आप अपने घर पर जो है ग्राफ कॉपी में इन्हें सोल्व करने की कोशिश करें। काफी क्वेश्चन लगाएं आप, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आप ग्राफ के सोल्व करें घर पे बैठ के बुक में से और अपने एग्जाम्पल में से या पिछले साल के आए हुए क्वेश्चंस पेपर में से आप इन्हें सोल्व करें। तो इसमें कैसे सोल्व करते थे स्टूडेंट, इसमें टेबल बनती थी, पहले तो इस वाली इक्वेशन से बनेगी एक टेबल और फिर इस वाली इक्वेशन से। तो ये लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या समीकरण 1 से, या हिंदी में कैसे लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 3y बराबर 6। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी 6 माइनस 3y, समीकरण नंबर 3 मान लो। देखो हमने x की वैल्यू निकालनी यहाँ से, ये 6 यहाँ ऐसे ही 3y प्लस के उधर जाके माइनस के, हम यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल सकते थे। तो ये y की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पर 6 माइनस x, और ये 3 नीचे बटे में जाता है, थोड़ा हाँ टिपिकल पड़ती y की वैल्यू। तो x की वैल्यू इजी पड़ रही है तो हम इसका मतलब x की वैल्यू निकाल लेंगे, हम y की भी निकाल सकते हैं। इक्वेशन समीकरण 1 में से x या y किसी की भी वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो जिसकी इजी पड़े। तो हम अब क्या करते थे यहाँ पर पुट करेंगे, यानी मान रखेंगे y की वैल्यू, y का मान जो है हम अपने पास से रखते थे, हमें सोचना पड़ता था यहाँ y के मान क्या क्या लें कि जो है x के मान हमारे जो है बहुत बड़े बड़े ना आए। हमें ये सोचना पड़ेगा कि x के मान बड़े ना आए। यदि हम y बराबर 0 ले लेते हैं तो x बराबर कितना आएगा देखते हैं, 3 गुणा y की जगह कितना रख दिया हमने 0, तो x बराबर कितना आ गया 6 माइनस 3 0 0, तो x बराबर कितना आ गया 6। तो पॉइंट क्या बन गया, पॉइंट क्या बन गया यानी बिंदु क्या बन गया, बिंदु क्या बन गया था बच्चों, पहले किसका लिखते हैं x का और फिर बाद में किसका लिखते हैं y का। तो बिंदु बन गया 6 0, बिंदु कितना बन गया 6 0। तो हमें एक समीकरण से दो मान निकालने जरूरी होते हैं, एक समीकरण से यानी एक इक्वेशन से 2 वैल्यू हम निकालने हमारे लिए जरूरी है। उससे ज्यादा हम 3 निकाल लें 4 निकाल लें 5 निकाल लें वो तो जाए जितनी मर्जी निकाल लें, लेकिन 2 से
काम चल जाता है, 2 से बगैर काम नहीं चलता। अभी हमने इस समीकरण से एक ही पॉइंट आया हमारे पे, एक ही बिंदु आया, हम दूसरा निकालने की कोशिश करेंगे। अब हम यहाँ पर y की जगह क्या रखे हैं बताओ, 1 रखते हैं अगर हम यहाँ, तो कितना आएगा y की जगह अगर 1 रख दें तो 1 और -3 आएगा, तो यहाँ पर रख दो y बराबर 1। ये सब अपने पास से रखना पड़ता है स्टूडेंट। तो x का मान कितना आएगा, 6 - 3 गुणा 1, x बराबर 6 - 3 एकम 3, तो x बराबर कितना आ गया 3। तो बी पॉइंट यानी बिंदु कितना आ गया, पहले x का रखते हैं, हमेशा ध्यान रखना, पहले भुज रखते हैं और फिर कोटि रखते हैं। अगर आपने से 1 3 लिख दिया तो गलत हो गया, पहले x का मान रखते हैं और बाद में y का, तो 3 1 आ गया बिंदु। तो एक समीकरण से 2 बिंदु आने जरूरी है, ये 2 आ गए हमारे, ठीक है। अब हम लेते हैं दूसरी इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, हिंदी वाले समीकरण 2 से, क्या है समीकरण 2, 2x - 3y बराबर 12। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें चाहे y की वैल्यू निकाल लें, दोनों सेम ही आएंगी, दोनों में बटे में आना ही आना है। तो 2x बराबर कितना लेना है यहाँ से 12 + 3y, ये 3y माइनस के उधर जाके प्लस के हो गए, ये 12 ऐसी 2x ऐसी, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 + 3y बटे ये 2 यहाँ पे कर रहा गुणा, इधर क्या क्या करेगा ये जाके भाग, यानी यहाँ तो मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा ये भाग, तो ये आ गई x की वैल्यू। अब यहाँ बताऊं y की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं जिससे x की वैल्यू आए और वो भी छोटी आए। अगर हम 0 ले लें तो ये 0 हो जाएगा और ये से कितने बार कैंसिल करेगा 6 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट का मतलब रखना y बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा 12 + 3 गुणा 0 बटे 2, तो x बराबर कितना आएगा 12 + 3 0 0 बटे 2, 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 बटे 2 यानी कितना आएगा 6। तो पॉइंट कितना आएगा, x का मान कितना है 6 और y का मान कितना है 0। अब दूसरा मान लेते हैं कोई भी, अब क्या रखे हैं बताओ, y बराबर 1 रख लें। अगर हम देखो इसमें y की ऐसी वैल्यू रखनी है कि x की वैल्यू एक तो छोटी आए और एक किस में ना आए, फ्रैक्शन में ना आए, फ्रैक्शन में ना आए वैल्यू, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, पॉइंटों में नहीं आनी चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि वैल्यू जो है हमारी फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, हमारा जो है पूरा ही पूर्ण संख्या आनी चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए, चाहे वो माइनस की आ सकती है प्लस की आ सकती है, लेकिन कभी भी फ्रैक्शन में यानी भिन्न में नहीं आना चाहिए मान। अभी हम y का मान यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 3 × 3 12 और 3 15 बटे 2, 15 को 2 भाग नहीं कर सकता, पॉइंट में आएगा, फ्रैक्शन में जाएगी तो हम y का मान 1 नहीं ले सकते। यदि y का मान हम -1 ले लें तो देखते हैं क्या बात आती है। -1 ले लें अगर हम तो 12 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 9, 9 में से 2 9 को 2 भाग नहीं करता, तो y का मान -1 भी हम नहीं ले पाएंगे। तो y का मान यही हम लोगों को सोचना होता है कि y का मान हम कैसे लें कि x की वैल्यू बड़ी बड़ी भी ना आ जाए और भिन्न में ना आए। तो इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि y की वैल्यू हम क्या ले हैं। तो y की वैल्यू मेरे ख्याल से हम -2 ले लें, क्योंकि -2 लूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा -6 और 12 में से 6 गया 6 और 2 से भाग करेगा 3, बिल्कुल सही रहेगा। तो y बराबर -2 लेंगे तो x बराबर कितना आएगा 12 + 3 गुणा -2, y की जगह -2 पुट कर रहे हैं बटे 2, तो x बराबर कितना आएगा 12 प्लस माइनस का 3 दूनी 6 बटे 2, तो 12 में से 6 गया 6 बटे 2, तो इसने इसे कितनी बार काट दिया 3 बार, तो x बराबर कितना आ गया 3। तो पॉइंट कितना आ गया इस बार, पॉइंट आया बिंदु यानी बिंदु। x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है -2। तो हमारे एक इक्वेशन से 2 पॉइंट आए, इस वाली इक्वेशन से भी 2 पॉइंट आए। तो अब हम इजीली ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, हमें 2 पॉइंट का होना ही जरूरी था। तो हम यहाँ जब सिर्फ पॉइंट लिखूंगा मैं यहाँ, इस वाली इक्वेशन से, पहली वाली इक्वेशन से कौन कौन सा पॉइंट आया था
6 0। इसकी हम टेबल भी बना लेंगे ऐसे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट की आपको एग्जाम में ऐसे टेबल बनानी होगी। तो यहाँ पे x लिखना होगा और यहाँ पर y लिखना होगा। x के सामने x का मान लिखना होगा। यहाँ x का मान कितना है 6, तो y का मान कितना है 0, तो y के सामने यहाँ x का मान कितना है 3, x की वैल्यू कितनी है 3, और यहाँ y की वैल्यू कितनी है 1, तो y के सामने y की वैल्यू रखेंगे, मान रखेंगे। अब समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 की हम टेबल बनाएंगे। समीकरण 2 की भी हम टेबल बनाएंगे। यहाँ x का मान और यहाँ y का मान। समीकरण 2 में कहाँ आया था पहला वाला पॉइंट हमारा, पहला वाला पॉइंट कहाँ था, ये रहा। जब x का मान कितना था 6, तो y का मान भी कितना था 0, तो y के सामने 0। जब x का मान कितना आया हमारा दूसरा पॉइंट 3, तो y का मान कितना आया -2, तो ये हो गया हमारा। सिर्फ अब हमें इसे रफ कर दूंगा। ये आपको जो है रफ उस पे नहीं करना, ये काम आपको ग्राफ कॉपी पे नहीं करना, ये आपको जो एग्जाम में कॉपी मिलेगी उस पे करना है ये सारा कैलकुलेशन का काम। अब जो मैं ग्राफ बनाऊंगा वो आपको ग्राफ पेपर पे ही ड्रॉ करना होगा। ये आपको एग्जाम में मिलेगा, आपको जो है ग्राफ पेपर एग्जाम में मिलेगा ऐसे करके। ये तो कौन सा अक्ष होता है, एक्स अक्ष होता है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्स होता है यानी वाई एक्सिस, और यहाँ होता है क्या, मूल बिंदु यानी ओरिजिन 0। इसके कोऑर्डिनेट कितना होता है 0 0। इधर तो x की वैल्यू प्लस की होती है, पॉजिटिव होती है, इधर x की वैल्यू नेगेटिव होती है यानी माइनस की होती है, और ये y एक्सिस होता है y पे। ऊपर को तो y की वैल्यू प्लस की होती है यानी पॉजिटिव होती है, और नीचे y की वैल्यू नेगेटिव यानी माइनस की होती है। तो हम चलते हैं पहले यहाँ पर एक इस पर निशान लगा लेते हैं, 2 3 4 5 6 7, बस इतने बनाने काफी हैं। आप लोगों के ग्राफ कॉपी में जो है वहां पर आपके डब्बे खाने बने होंगे, आपको वहां पर बिल्कुल सेम डिस्टेंस लेनी है। यहाँ तो मैं मार्कर से मतलब नाप के नहीं ले रहा, छोटा बड़ा हो सकता है। और y की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे, प्लस की ऊपर को 1 2 3 4 5 6 7। x की वैल्यू इधर लेंगे माइनस की 1 2 3 4 5 6। y की वैल्यू नीचे आएगी माइनस की 1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये तो वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर भी प्लस की होती है 1 2 3 4 5 6 7। इधर कैसे होती है माइनस की, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये पूरी x एक्सिस है तो x की वैल्यू है ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो पहला वाला पॉइंट उठाते हैं हम 6 0। तो x पे कितना चलना है 6, तो x पे चलो वो भी प्लस का, वो प्लस का तो इधर होता है, तो यहाँ x पे 6 और y पे 0। और y के मान 0 किस पे होते हैं, हमेशा ध्यान रखना x एक्सिस पर। x एक्सिस पर यानी x अक्ष पर y की वैल्यू यानी y के मान सारे 0 होते हैं, और y एक्सिस पर यानी y अक्ष पर x के मान सारे 0 होते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। तो y बराबर 0 क्या होगा, वो x अक्ष ही होगा। तो यही पॉइंट है, कितना हो, यही पॉइंट का क्या नाम है 6 और 0। इस पॉइंट का नाम ही 6 0 है। दूसरा पॉइंट चलता है x पे 3 चलना है, प्लस का चलना है तो इधर, माइनस का चलना है तो इधर 1 2 3। यहाँ आ गए हम x पे 3, और y पे कितना चलना है 1, प्लस का माइनस का, प्लस का ऊपर चलेंगे माइनस का नीचे। तो ये तो हो गया, और ये हो गया आपका y पे 3। तो ये हो गया पॉइंट आपका, यहाँ ऐसा निशान लगाते हैं डार्क। इसका पहले x 3 और y 1। तो ये तो आ गया पहली वाली समीकरण, पहली वाली इक्वेशन की। अब इसकी जो है हम इसकी इक्वेशन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। आपको स्केल से करनी है अच्छे से, साफ एकदम। मेरी लाइन तो देखो टेढ़ी आ रही है, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, तो मैं तो आपको सिखा रहा हूँ। ये आ गई इसकी पहली इक्वेशन की लाइन। अब दूसरी इक्वेशन चलता है, x पे कितना चलना है 6, y पे 0। x पे 6 y पे 0, तो हम पॉइंट पहले भी लगा चुके, यानी यही पॉइंट है। और x पे इस बार कितना चलना है 3, ये रहा 3, और y पे कितना चलना है -2। ऊपर को चलता है प्लस को, नीचे माइनस का, तो ये है पॉइंट -3 -2। तो ये कितना है 3 और -2। तो इसको भी हम क्या करते हैं मिला देता है। इसके भी पॉइंट ये है और इसका भी पॉइंट ये है, तो इसको ऐसे मिला दो।
ये आप स्केल से करोगे तो बिल्कुल सीधी लाइन आएंगी। तो ये दोनों दोनों इक्वेशन किस पॉइंट पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी समद्विभाजित कर रही है? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम है 6, 0। तो जिस पॉइंट पे दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है या प्रतिच्छेद करती है, उस पॉइंट पे ही x और y की वैल्यू आती है। तो दोनों में कॉमन है, x की वैल्यू तो कितनी आ गई इसमें 6 और y की वैल्यू कितनी आ गई 0। ये इस इक्वेशन के क्या हो गए? हल हो गए, सॉल्यूशन हो गए। हल हो गए यानी सॉल्यूशन। अभी इतना ही नहीं आया, अभी हमें इसमें a की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इस वाली इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट कर दो। तो 4 गुना x का मान कितना है 6 प्लस 3 गुना y का मान कितना है 0 बराबर a। तो 6 चौक 24 प्लस 3 0 0 बराबर a। तो 24 में 0 जोड़ेंगे तो 24 ये आ गया। तो a बराबर कितना होगा 24। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ये आपका 5 मार्क्स या 6 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन होगा। ये सब आपको करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही रखते हैं और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। तो आप इनकी क्वेश्चंस की घर पे बैठकर काफ़ी प्रैक्टिस करें और इनका जो है खूब अभ्यास करें लिख करके। आपको जो है ज़रूर इसका फ़ायदा होगा।